अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, सऊद तारिक मेरा नाम है जी। और आईसीएमए के पास पेपर जो है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है जी। अगेन वेलकम टू ऑल दी स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसमें ऐसा है कि हम अभी यहाँ पे आपके जो पास पेपर हैं सॉल्व कर रहे हैं। ईयर इसमें मेंशन नहीं है, 2019 का है या 2025 का है या 2024 का है, इनमें से कोई एक है ये। ठीक है, एक बहुत बड़ी फाइल आपकी जो ऑलरेडी शेयर होती है आईसीएमए केस स्टडीज़ के नाम से, उसमें का ये पहला सवाल है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बात को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर वन। ये केस स्टडी में वन है, टेफ्लॉन स्टील मिल्स लिमिटेड मर्जर इक्विजिशन आईसीएमए पीपी एंड एसीसी पी4। ये पहले से रिमार्क्स डले हुए थे उसमें, ये फाइल मैंने उठाई थी। अच्छा, सवाल रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं, हमारा तरीकेकार होता है पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। डायरेक्टर फाइनेंस हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट कवरिंग द फॉलोइंग इवैल्यूएशन ऑफ द ऑल थ्री ऑप्शंस बाय कैलकुलेटिंग पी रेशियो ऑफ बेलफोर्ड लिमिटेड बीएल implied by the terms of Teflon Steel Mills Limited TSML initial and proposed offer and calculation of the fund required by TSML to finance the acquisition for all three options and comment on the viability and impact of each option। पहला सवाल 10 मार्क का है, दूसरा जो पार्ट है वो 8 मार्क का है। जब सी पार्ट है नेक्स्ट पेज पे, असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द ईपीएस एंड द गियरिंग ऑफ टीएसएमएल आफ्टर एक्विजिशन इन ईच केस। ये 7 मार्क का सवाल है, तो 25 मार्क का आपका सवाल आया है जी। ठीक है, तो दिखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंस टाइप की कोई चीज़ लग रही है। ठीक है, और उसमें ईपीएस और गियरिंग का ज़्यादा रोल होता है, जो हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, पी रेशियो वगैरह की बातें भी हो रही हैं, थोड़ी वैल्यूएशन का भी तड़का है इसमें। सवाल पढ़ते हैं। केस स्टडी टेफ्लॉन स्टील मिल लिमिटेड। अच्छा जी, हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ टेफ्लॉन स्टील मिल्स लिमिटेड, एक बर्ड्स आई व्यू, एक समरी टाइप का इन्होंने आपको दे दिया। इसको पहले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। टेफ्लॉन स्टील मिल लिमिटेड टीएसएमएल इज अ वेल नोन प्रोड्यूसर एंड सेलर ऑफ कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल्स इन द कंट्री। द प्राइमरी कस्टमर्स आर वेंडर्स इक्विप्ड विद कटिंग एंड शेयरिंग प्लांट्स। ठीक है जी, हम कौन है? हम ऐसा लग रहा है टीएसएमएल है। दीज वेंडर परचेज कॉइल फ्रॉम टीएसएमएल and customize them to meet specific dimension and finishes and supply them to automobile and home appliances manufacturer and the ultimate consumer। अच्छा, अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो यहाँ से लेके हमारे काम का शुरू होता जा रहा है। क्या कह रहे हैं? द डायरेक्टर ऑफ टेफ्लॉन स्टील मिल लिमिटेड टीएसएमएल हैज एनालाइज्ड दैट अ मेजर शेयर ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन इज टेकन अवे बाय दीज कटिंग एंड शेयरिंग प्लांट्स। ये जो कटिंग और शेयरिंग प्लांट है, जो कि वेंडर्स हैं, जो कि हमसे खरीदते हैं, ठीक है, जो कि हमारे वेंडर्स हैं, वो ज़्यादा प्रॉफिट ले जाते हैं, हमें तो बचा कुचा देते हैं, हमें तो थोड़ा बहुत देते हैं वो। ठीक है जी, तो आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं दे स्पॉटेड दैट बेलफोर्ड इज वन ऑफ द कस्टमर, सही है, हु इज बाइंग अराउंड 40% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टीएमएसएल। द इनिशियल 5 फाउंडर ऑफ बीएल रिमेन ऑन द बोर्ड एंड स्टिल होल्ड 45% ऑफ इट शेयर्स कैपिटल बिटवीन दैम। तो ये चाह रहे हैं कि हम उनको एक्वायर कर लें, क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, पहले हम अपना नाम लिख लेते हैं, हम कौन है, हमारे बिजनेस का नाम क्या है? टीएसएमएल। ठीक है जी, तो पता होना कि हम कौन है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम किसको एक्वायर करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है उनको कि, अच्छा ये कैसे पता चलेगा एक्वायर करना चाह रहे हैं? अगली लाइन में आ रहा है, आफ्टर 3 मंथ्स टीएसएमएल ऑफर्ड इट्स 5 शेयर्स फॉर 3 शेयर्स इन बेलफर्ड लिमिटेड। तो बिजनेस जो है वो टीएसएमएल है, और जो मेन कस्टमर है, वन मेन कस्टमर जो कि बीएल है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है जी, ये हमारा टारगेट है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? आगे वो कह रहे हैं कि भाई एक हमने एक ऑफर किया है, 5 शेयर दे रहे हैं। अच्छा, हम अपने 5 शेयर दे रहे हैं या उसके 5 शेयर ले रहे हैं? ऑफर्ड द 5 शेयर्स फॉर 3 शेयर इन बेलफोर्ड, यानी कि उसके 3 शेयर होंगे तो मैं अपने 5 शेयर दूंगा। थोड़ी अजीब सी बात है, हम अपने ज्यादा शेयर दे रहे हैं उसके कम शेयर एक्वायर करने के लिए। यूजुअली ऐसा नहीं होता, यूजुअली उल्टा होता है कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी होती है, हम जो है वो अपने कम शेयर दे रहे होते हैं, उसके ज्यादा एक्वायर कर होते हैं। 1 फॉर 4, सही है ना? 1 फॉर 4 का मतलब होता है उसके 4 हमारा एक, सही। 1 फॉर 3, 1 फॉर 2, मगर यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो लिखा है 5 फॉर 3। 5 फॉर 3 का मतलब है कि उसके 3 शेयर होंगे बेलफोर्ड में, तो जाके आप अपने 5 शेयर दे देंगे, विच वॉज रिजेक्टेड बाय। अच्छा, ये भी बड़ी मजे की बात है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बीएल ने बोला नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए। कह रहे हैं यार हम अपने ज्यादा शेयर दे रहे हैं, मगर वो मानने को तैयार नहीं। देयर हैज बीन फर्दर डिस्कशन बिटवीन द टू बोर्ड सिंस द इनिशियल ऑफर वाज मेड। अब प्रपोजल 3 आ गया आपके पास। द टीएसएमएल बोर्ड इज नाउ कंसीडरिंग अ न्यू प्रपोजल टू एक्वायर बीएल
द ऑप्शन ऑन द टेबल आर एज फॉलोज। पहला, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे आ रहे हैं। पहला शेयर देते हैं, 2 शेयर्स ऑफ इट स्टॉक फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ बीएल। यानी कि डबल शेयर देंगे। अगर आपके 100 शेयर है तो हम अपने 200 देंगे, अगर आपके 50 शेयर है तो हम अपने 100 शेयर देंगे, आपके 1000 शेयर है तो हम अपने 2000 शेयर देंगे। जो भी आपके शेयर हैं आप उससे डबल शेयर हमसे ले लो, हमारे वाले, हमारे वाले, ठीक है जी। जाहिर सी बात है, हमारे शेयर की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना यार। अच्छा, दूसरे नंबर पे कैश। टीएसएमएल ऑफर 230 कैश इन ईच शेयर ऑफ बीएमएल बीएल। ये ऑफर्स लिख लेते हैं कहीं अपने पास। तीन ऑफर्स हैं क्या? पहला तो शेयर एक्सचेंज रेशियो है। शेयर ऑफर, शेयर ऑफर का मतलब क्या है? 5 शेयर्स इन, नहीं 5 नहीं, वो तो रिजेक्ट कर दिया ना। 2 फॉर एवरी 1, ठीक है। दूसरी कैश ऑफर है, कितना? 230 रुपये पर शेयर। सवाल मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह अभी हम सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा आपको। और मिक्स में क्या किया, 60% ऑफ द बीएल शोल्डर ऑफ फॉर द 2 शेयर्स फॉर 1 ऑफर शेयर ऑफर, वाइल द रिमेनिंग 40% ऑफ टू एक्सेप्ट 230 इन कैश फॉर ईच शेयर। तो ये मिक्स अप्रोच में क्या है? मिक्स्ड ऑफर में जो है ना वो दोनों चीज़ें, 60% जो है वो शेयर एक्सचेंज है, और 40% कैश ऑफर, ठीक है। 60% और 40%। अच्छा, financial consideration. The director of TSML has gathered the latest financial statement of both companies, Exhibit 1, and has estimated annual post-tax synergy from the combined entity amounted to 30 million. Post-tax का मतलब है कि एनुअल पोस्ट-टैक्स का मतलब है कि प्रॉफिट वाली synergies है। synergy हमें पता है जी बहुत अच्छे से, ठीक है ना, हमने पढ़े हुए क्लासेस ली हुई है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तुम पर है ना। आफ्टर टैक्स है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, assume that P ratio of the combined company will remain unchanged post acquisition. P ratio of combined company will be same. मतलब जो पेरेंट का P रेशियो है, वही P रेशियो जो है कंबाइंड कंपनी का होगा, और वो सेम रहेगा चाहे कोई भी ऑफर करे। अच्छा, ये तो हो गई बात। अब कंक्लूजन पे आ जाए। दिस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट outlines the necessary steps and consideration to TSML for succession, ठीक है। TSML aims to enhance its market position and achieve its strategic objective and deliver long term value to its shareholders. Requirement आपके सामने आ गई। Director of Finance has asked you to prepare a report evaluation of the all three options by calculating the P ratio of Belfort implied by the terms of Teflon Steel Mills and in initial and proposed offer, ठीक है जी। दोनों कह रहे हैं कि जी आप बता दो कि यार प्रपोज ऑफर पे और इस पे क्या पी रेशियो जो है ना वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और आपको पता है यार कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, हमारे पास पी रेशियो निकालने का फॉर्मूला में आता है, ठीक है, हम उसको कर लेते हैं। और फिर फंड रिक्वायर्ड कह रहा है कितना हमें फंड चाहिए होगा एक्विजिशन करने के लिए। अच्छा, एग्जिबिट 1 अब देख लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा इज फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू कंपनीज। दोनों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, टीएसएमएल का भी और टारगेट का भी, एक्वायर्ड टारगेट दोनों का दिया, फाइनेंस कॉस्ट दिया, पीबीटी, टैक्स, पीएटी, इशूड कैपिटल दिया हुआ है, लेटेस्ट पी रेशियो दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 29%, पाकिस्तान में रेट 29% है काफी सालों से। TSML can obtain further debt finance funding pre-tax at 18%. TSML can earn a return pre-tax on cash surplus at 15%। ये फाइनेंस रिक्वायरमेंट जो सेकंड पार्ट में आ रही है और जो ईपीएस वगैरह थर्ड पार्ट में आ रहा है वहां पे ये हमें इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेगा। Assume that any debt financing need to complete it, acquisition will be reduced instantly by the balancing of cash and cash equivalent held by both companies, ठीक है जी। तो ये इसका इतना कोई बहुत खास रोल नहीं है, इसको हम इंशाल्लाह आगे देख लेते हैं। अभी हमने देख लिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट ये है। अच्छा, अब वो क्या रहा है, देखो यार इसकी बात को समझने की कोशिश करो। वो कह रहा है कि यार तीनों ऑप्शन से आपने पी रेशो निकालना है, पी रेशो निकालना है, और फिर उसके बाद फंड रिक्वायरमेंट उसके बाद निकालनी। तो पी रेशो का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं ना, क्या मसला है मुझे बताओ। पी रेशो वैसे दिया हुआ तो है इसमें, दिया हुआ है ना, पी 14 एंड 15 तो इंडिविजुअल है। हमें एक पोजीशन के बाद का पी रेशो निकालना है, और किसका निकालना है? बीएल का निकालना है। बीएल के एंगल से निकालना है, बीएल के एंगल से सोच के निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जी? अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। हमारे पास पी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाई ईपीएस।
अगर टोटल में चाहिए तो टोटल में ये भी हो सकता है फॉर्मूला कि टोटल मार्केट वैल्यू को डिवाइड कर लें। ये भी हो सकता है ना यार, गलत बात तो नहीं है। मैथमेटिक्स अपने पढ़ी है, रेशो ही निकालना है ना यार। पर शेयर की जगह ये भी पर शेयर है, ये भी पर शेयर है, तो दोनों पर शेयर हटा दे, टोटल पे कर लो यार। मगर ये नहीं हो सकता कि न्यूमरेटर पे आप रखो टोटल और नीचे रख लो आप पर शेयर, ऐसा नहीं हो सकता। या न्यूमरेटर पे आप रख दो पर शेयर और नीचे रख दो टोटल, ये नहीं होगा, लाइक टू लाइक करना होगा। लाइक टू लाइक समझते हैं ना भाई, एप्पल टू एप्पल रखना होगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों को सिमिलरिटी लेवल पे लाना होगा। खैर हमें पी रेशो निकालना है, अभी हम निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर सवाल ये है कि पी रेशो निकालना है हर ऑफर का अलग अलग, तो ऑफर वैल्यू तो निकाल लो पहले। जब तक ऑफर वैल्यू नहीं निकलेगी तो काम ही नहीं हो सकता। तो ऑफर वैल्यू कैसे निकलेगी? ऑफर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू ना। इसका मतलब है मार्केट वैल्यू तीनों की अलग अलग आएगी, तीनों से अलग अलग आएगी, मार्केट वैल्यू तीनों से अलग अलग आएगी, और फिर इसको डिवाइड कर लेंगे हम अर्निंग से, अर्निंग से, बीएल की अर्निंग से। हमें मर्ज एंटिटी का नहीं निकालना, ये ध्यान में रहे, हमें मर्ज एंटिटी का नहीं निकालना, ये ध्यान में रहे, हाँ। हमें किसका निकालना है? बेलफोर्ड का निकालना है पी। मर्ज एंटिटी का नहीं निकालना, दोनों का मिला के नहीं निकालना। तो पी का फॉर्मूला होता है मार्केट डिवाइड बाय अर्निंग्स कह लें, या मार्केट पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, या मार्केट वैल्यू टोटल डिवाइड बाय टोटल अर्निंग ये कह लें। तो बिड वैल्यू मार्केट वैल्यू निकालने के लिए तीन अलग अलग तरीके का है। पहला वाला क्या है, टू शेयर्स दे रहे हैं हम अपने एक शेयर के बदले, तो हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू कहीं पता है, हम कितने शेयर इशू करेंगे पहले तो आसान कर लेते हैं। उसके कितने शेयर हैं? उसके शेयर है 910 रुपये पार वैल्यू के, तो इस कलम में 90 मिलियन शेयर हैं। और हमारे कितने, 344 डिवाइड बाई 10 340। खैर अभी हमारे काम के नहीं है, उसके शेयर काम के, क्योंकि हम उसके एक शेयर के बदले अपने दो शेयर देने जा रहे हैं। तो हम कितने शेयर इशू कर रहे होंगे? 90 नहीं कर रहे होंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, ठीक है ना। अच्छा मगर मसला ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स तो निकल आएंगे। 9 डिवाइड बाई 10, 90 मिलियन शेयर है। न्यू शेयर्स इशूड अंडर ऑप्शन वन, अंडर ऑफर वन। 180 मिलियन शेयर, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालनी, वैल्यू कैसे निकलेगी? कौन दे रहा है? बीएल को मिल रहे हैं टीएफएसएल की तरफ से, तो टीएफएसएल की वैल्यू पता है, नीचे देखते हैं जरा, सोचो तो दी। प्रॉफिट फाइनेंस कॉस्ट, नहीं नहीं नहीं, पी रेशो दिया हुआ है। तो पी रेशो से वैल्यू निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे? करंट शेयर प्राइस निकालनी, टीएसएम, पी रेशो गिवन है। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस कितना है भाई? ईपीएस कितना है? ये रहा, ये रहा। ईपीएस निकलेगा ना यार, ऐसे अर्निंग दी है ना, 296 डिवाइड बाय 340। चले कैलकुलेटर चला, मैं भी जरा कैलकुलेटर चलाता हूँ सब। कैलकुलेटर निकालें इसमें, एक्सेल पे होता है मुझे पता है, मगर अभी फिलहाल हम इस पे कर लेते हैं, फोन स्टार्ट करते हैं। 8.71। और इसको पी रेशो आपको गिवन है सवाल में, 14 गिवन है। अर्निंग प्रेशर अभी आ गया 8.7 में। चलो मल्टीप्लाई कर लें, 14
8.7, 121.94। तो ऑफर वन की वैल्यू कितनी आ गई? 21949। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ये तो हमने मार्केट वैल्यू निकाली है, पी रेशो नहीं निकाला, पी रेशो एंड में निकाल लेंगे, पहले मार्केट वैल्यू सारी निकाल लेते हैं। मार्केट वैल्यू मीन्स बिड वैल्यू मीन्स कि हमारी नज़र में क्या मार्केट वैल्यू बन रही है, पहले ऑप्शन ऑफर में तो ये बन रही है। ठीक है, ऑफर वन। अब ऑप्शन टू और थ्री देख लेते हैं। वैल्यू अंडर ऑफर टू तो बहुत ही आसान है। हम उसके शेयर्स कितने हैं, उसके शेयर है 90। उसके शेयर है 90 और एक शेयर पे कितने पैसे देने को तैयार है हम? 230 देने को तैयार है। 30 देने को तैयार है। चले मल्टीप्लाई कर लें। 20,700। वैल्यू अंडर ऑप्शन थ्री के लिए क्या करेंगे? फिर दो हिस्सों में काम करेंगे। शेयर ऑफर निकाल लेते हैं पहले। शेयर ऑफर कैसे निकलेगी? 121.94, 118.6। और कैश ऑफर कैसे निकलेगी? 230 इंटू 90 इंटू पॉइंट 180 से, क्योंकि 180 टोटल शेयर होने थे, मगर अब 180 शेयर नहीं होंगे ना। 180 शेयर नहीं होंगे, 180 इंटू 0.6। या तो 90 इंटू 0.6 इंटू टू कर लो, एक ही बात है। 90 इंटू 0.6 इंटू टू कर लो, या 180 इंटू 0.6 डायरेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 121.94 इंटू 180 इंटू 0.6, 13169.52। और 230 इंटू 90 इंटू 0.4, 90 इंटू 0.4 40% कैश है। 8280। 13169। 2112449.5। 21550 कर लो। ठीक है, तीनों की आ गई वैल्यू अंडर ऑप्शन थ्री। पी रेशो तो बड़ा आसान है, ये सवाल तो बड़ा आसान था, ये पार्ट तो मेरे ख्याल से। पी रेशो निकालना है तो कोई मसला नहीं, अभी निकाल लेना। क्या टेंशन? ऑफर वन, ऑफर टू, ऑफर थ्री। मार्केट वैल्यू टोटल 1949। 27,700 डिवाइड कर दो। टोटल अर्निंग, अर्निंग पर शेयर से नहीं, बी एल, हाँ बी एल की बात हो रही। मार्केट लेवल पे थोड़ी काम किया हमने तो। उसके जो शेयर बन रहे हैं बी एल के, उस हिसाब से सारी वर्किंग की है ना यार। तो टोटल अर्निंग्स बी एल की सवाल में कितनी है? अर्निंग मतलब पी ए टी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नहीं, 2960 इसकी है, 1280। 1280, जरा 1280 से डिवाइड कर लो यार। चले, 16.75 आ गया। पी रेशियो ज्यादा होना अच्छी बात है, कम होना अच्छी बात है? पी रेशियो ज्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है भैया? 21949, 17.15। ज्यादा होना अच्छी बात है बिल्कुल। ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है ऑफर वन। क्या ख्याल? ऑफर वन जो है वो ज्यादा मुनासिब लग रहा है, फाइनेंशियल ग्राउंड। एग्री करेंगे इस बात? इट इज फाइन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, सिनेरियो आया है। ठीक है। और
अच्छा, पी रेशियो हमने प्रपोज निकाला है एग्जिस्टिंग ऑफर पे। अगर पी रेशियो निकालेंगे, एग्जिस्टिंग ऑफर क्या थी? तो शेयर इशूड कितने थे? 95/3, 50 मिलियन शेयर्स। टोटल मार्केट वैल्यू 50 into 230, 34,500। सही है ना? 230 था, नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई। 230 नहीं आई थी ना यार, वो शेयर वैल्यू तो हमने कुछ और निकाली थी, 121.94 निकाली। 18,290। ये रेशो कितना आएगा? टोटल अर्निंग्स। 1829, 14.29। सबसे अच्छा है वैसे जो आ रहा है अभी फिलहाल, हम हाईलाइट कर लेते हैं ये। ठीक है जी। 10 मार्क मेरे ख्याल से यार बड़े आसान हो गए यार, तो ये था ना मेरे ख्याल से। 10 मार्क्स में क्या मांगा है? इवेल्यूशन 3 ऑप्शन, कैलकुलेटिंग पी रेशियो। ठीक है। अब अगले में क्या मांगा हुआ है? फंड रिक्वायर्ड बाय डीएसएमएल टू फाइनेंस द एक्विजिशन। अच्छा, मसला ये है कि फंड रिक्वायर्ड निकालना है। फंड रिक्वायर्ड में पैसा कितना चाहिए, तो आप मुझे बताएं, एक केस में तो पैसा चाहिए ही नहीं। तो दिमाग लगाएं, कौन से ऑफर में, कौन से ऑप्शन में पैसा चाहिए ही नहीं है। ये कैलकुलेशन ही रिडंडेंट है, फारिग है, यूजलेस है, नकारा है। हम्म पैसे चाहिए ही नहीं। कौन से वाले? पहले वाले में ना, जब हम शेयर दे देंगे तो फिर हमें पैसे देने की जरूरत ही नहीं, शेयर इसीलिए तो दिए जाते हैं ताकि पैसे देने से छुटकारा मिल जाए। पैसे देने से छुटकारा मिल जाए। तो ये जरा हम सेकंड पार्ट बराबर में कर लेते हैं। बी पार्ट ब्लू कलर से करते हैं, चलिए। क्या निकालना था? रिक्वायरमेंट इधर वापस पढ़ लेते हैं। 10 मार्क का काम अलहमदिल्ला हमने कर लिया यार, आसानी से हो गया। फंड रिक्वायरमेंट निकाल। फंड रिक्वायरमेंट ये कैसे निकालेंगे? फंड रिक्वायर्ड बाय डीएसएमएल। ठीक है, कमेंट अवेलेबिलिटी, ठीक है। कमेंट भी करना है यार, कमेंट इतना मुश्किल नहीं है, मैं चाह रहा हूँ पहले हम ज़्यादा टाइम कैलकुलेशन पे लगा दें। कमेंट तो आप उसको देख के कर भी लोगे, कोई मसला नहीं है। कैलकुलेशन गलत हो गई तो फिर कमेंट में भी प्रॉब्लम आएगा, जाहिर सी बात है। सही है ना? तो अभी हम थोड़ा टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं। अच्छा, ऑफर वन में नो फंड रिक्वायरमेंट। सिंस वेरी सच, सिंस शेयर एक्सचेंज मैकेनिज्म। अच्छा, ये तो बात हो गई ऑफर वन में। अच्छा, ऑफर टू में कैसे निकालेंगे फंड रिक्वायरमेंट? इसके लिए यार अब मसला ही यहाँ पे ना, एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी एग्जिबिट में, देखें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है दोनों। इतना तो फालतू कैश है। जाहिर सी है, तो जब सामने वाली कंपनी भी हम एक्वायर कर लेंगे तो उसका कैश भी हमारा हो जाएगा ना, उसके सारे एसेट्स हमारे हो जाएंगे इंक्लूडिंग कैश। कैश, उसके प्रॉफिट भी हमारे हो जाएंगे, वो ईपीएस में बात करूंगा। तो हमारे पास अवेलेबल कैश कितना है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। अवेलेबल कैश हमारे पास है 2200, 640। ऑफर टू में हमें फंड रिक्वायर्ड अंडर ऑप्शन टू कितने का हमारे फंड रिक्वायर्ड था? 20,700 था। ये -284 कैश अवेलेबल।
17 8। फंड रिकॉर्ड इसी ने ऑप्शन 3 की निकाले। ऑफर 3 में वैल्यू हो गई 21,500। थोड़ा सा हमने देखा मिक्सचर था। इतने पैसे चाहिए जितना कैश हम अवेलेबल है, माइनस कर देंगे। अच्छा इसमें नहीं, इसमें ये तो कैश ऑफर थी ना, कैश फंड थ्री में ये नहीं करेंगे। फंड थ्री में मसला ये कैश ऑफर है ना सिर्फ, वो उठाएंगे ना यार, टोटल नहीं उठाएंगे। लेकिन ये तो पैसे देने ही नहीं है ना यार, ये तो शेयर दे दिए। मेरी बात समझ आ रही है? देखो गड़बड़ नहीं कर देना। जो शेयर देने हैं तो उसमें फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसा कहीं से बोरो नहीं करना, इनसे कहीं से अर्निंग नहीं करना, पैसा किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। कैश कितना अवेलेबल है? 284। क्या ये बात समझ? फंड रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आगे गेयरिंग वेयरिंग में भी काम आएगा। माशाल्लाह 10 और 8 18 मार्क आ गए यार। क्या चाहिए? थ्योरी का इतना मसला नहीं, थ्योरी अब लिख लोगे। ठीक है। और तीसरा ये एसेस द इम्पैक्ट ऑन ईपीएस एंड गेयरिंग। ईपीएस और गेयरिंग का इम्पैक्ट बताना है, तो ये भी मुश्किल नहीं है। पहले ईपीएस पे निकाल लेते हैं, फिर गेयरिंग पे उसके बाद निकालेंगे। तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ईपीएस का फॉर्मूला होता है, सी पार्ट में बात करें तो ईपीएस का फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। पहले शेयर्स से खेल लेते हैं। ऑफर वन, ऑफर टू, ऑफर थ्री। पहले शेयर से खेल लेते हैं, फिर ईपीएस वगैरह की बात भी करते हैं। ठीक है, मेरे साथ दो लाइनें बहुत होंगी। हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? इसके क्या नाम है? इसका TSML। क्या नाम है? TSML नाम है। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने? क्योंकि ईपीएस जो निकलेगा वो ओवरऑल लेवल पे निकलेगा ना, पेरेंट के लेवल पे निकलेगा। वो TSML के लेवल पे निकलेगा, क्योंकि अर्निंग जब TSML की होने जा रही है ना। तो कितने शेयर है इसके भैया TSML के? अपने 3400 डिवाइड बाय 10, 340 निकाले भी थे भैया। मजीद शेयर इशू किए हैं? बिल्कुल किए हैं जी। फर्दर शेयर इशू हुए हैं? यहाँ पे जीरो हुए हैं कैश ऑफर के। यहाँ पे कितने हुए? 180 हुए थे। 90 इंटू 2। यहाँ पे कितने हुए थे? 90 इंटू 2, 180 इंटू 0.4। 0.4 था? 0.6 था? 0.4 था? 0.6 था? देख लेते हैं यार। 0.6 किया ना शेयर ऑफर। मैंने 3 इंटू 0.6 कर कल शेयर हो गए 520, 340। ईपीएस निकालना है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। टोटल अर्निंग्स निकालनी है, तो अर्निंग्स, रिवाइज अर्निंग्स निकाल लेते हैं। कैसे निकलेंगी रिवाइज अर्निंग्स? रिवाइज प्रॉफिट्स निकालें। कैसे निकलेगा? दोनों के प्रॉफिट को ऐड कर लें, 2960, 1280। और सिनर्जी भी आएगी ना 230 की, आई गेस। 230 की सिनर्जी भी थी, हमने कहीं नोट किया है कि कितना बन गया, जरा ऐड कर। 4470, 4470। मगर इसमें मसला है कि वो फाइनेंस कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी ना, क्योंकि डेट हमने रेस करना था। फाइनेंस कॉस्ट, डेट रेस किया था ना यार, भूल गए? अभी तो निकाला है पिछले पढ़ में। इसमें कोई फंड की रिक्वायरमेंट नहीं, फाइनेंस कॉस्ट कुछ नहीं होगी। इसमें कितनी हो जाएगी? निकाल लेते हैं। ऑफर टू में कितनी थी?
तो मिलेगी काफ़ी तरह की। अच्छा, इसको नेट ऑफ टैक्स कर देंगे ना। ये ये सूद है, 18% का रेट लिखा हुआ है, देखिए नजर आ रहा है, 18% का रेट लिखा हुआ है सूद का। सूद का जो 18% का रेट है, मगर आपको पता है कि इंटरेस्ट पे टैक्स भी बचता है। यार ये याद आ रही है बात किसी, जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा हमारा टैक्स भी बचेगा। मैं नेट डायरेक्ट कर लूँ सेंसिटिव एनालिसिस में, जैसे मैंने 1 - T करवाया है बहुत सारी जगह 1 - T किया, केडी के साथ 1 - T किया हुआ है वैक में यार। तो अब आप माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हो, जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करने जा रहे हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, सही है ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ जरा देखिएगा, कितने की रिक्वायरमेंट थी, 17,860 की थी। जरा गौर से देखिएगा। 18% इंटू 0.7, इंटू 0.71 नेट ऑफ टैक्स। यार देखो बात समझो ना, 100 रुपए का अगर इंटरेस्ट होगा तो 100 रुपए के इंटरेस्ट की वजह से 29 रुपए टैक्स भी तो बचेगा। असल जो कॉस्ट पड़ेगी वो 71 की पड़ेगी नहीं यार। टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके पास ही पेपर में टाइम ना हो। ठीक है ना, वरना लंबे तरीके से कराने में भी कोई मुजायका नहीं है, मगर एक कॉन्सेप्ट अगर डायरेक्टली हिट हो सकता है तो मैं समझता हूँ, वाई नॉट। क्या ख्याल है? 2283 आ रहा है, राउंड कर लेते हैं। 17,860 कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, इंटू 0.18, 228, 2.5 में 283 कर दिया, और बराबर में कितना हो जाएगा? इधर पैसा कितना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट है बस। मतलब पीछे समझ आ गया तो यहाँ भी आ जाएगा, 5440, 0.1, 695। मगर कहानी में ट्विस्ट है, इधर तो कोई मसला नहीं है, ये तो खत्म हो गया। इधर तो कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास कैश पड़ा हुआ था, सरप्लस याद है, अवेलेबल कैश पड़ा हुआ था। तो एक तो हम ये कर्जा ले रहे हैं, दूसरा ये जो अवेलेबल कैश है ये भी तो यूटिलाइज हो सकता था। इसमें लिखा हुआ है ना, जो अवेलेबल कैश है वो कितने पे इन्वेस्ट हो सकता है, 15% पे, प्री टैक्स दिया हुआ है, दोनों प्री टैक्स दिया है। इसका मतलब है नेट टैक्स आपने करना है। मेरी बात समझ आ रही है? ये देख रहे हैं आप, इसमें प्री टैक्स रेट दिया है 15%, सरप्लस आप लगा सकते हो कैश का। तो इसमें एक और मसला भी आएगा, देखो एक तो हमारे लोन लेना पड़ेगा, मेरी बात समझ आ रही है, एक तो लोन लेना पड़ेगा, ये क्लियर हो गया। यहाँ नहीं, यहाँ तो शेयर ऑफर है ना, यहाँ कम लोन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मिक्स चल रहा है। मगर बाकी में लोन लेना पड़ेगा। एक तो लोन लेना पड़ेगा वो तो सही है, मगर लोन लेने से पहले हमने अपना कैश भी तो यूटिलाइज किया है, इसकी भी तो कॉस्ट आई है। अब आप बोलोगे सर इस पे थोड़ी फाइनेंस कॉस्ट आएगी, ये थोड़ी हमने बोरो किया है, ये तो पहले से मौजूद था, इस पे थोड़ी बोरिंग कॉस्ट लेंगे, गलत हो जाएगा ये तो। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं कर रहे, इस पे बोरिंग कॉस्ट नहीं ले रहे हम, इस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहे हैं कि ये पैसा फारिग था, फालतू था, खर्च हो गया, और इतना खर्च हो गया कि उल्टा हमें बाद में लोन भी लेना पड़ गया। तो ये जो पैसे थे ये आपको कितने रुपए का रिटर्न अर्न करके दे सकते थे, कितने परसेंट का रिटर्न अर्न कर सकते थे? 15% का प्री टैक्स। नेटो टैक्स कर लेंगे, जाहिर सी इसको भी करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट होता तो टैक्स भी लगता ना। तो इसमें एक लेस करेंगे क्या, कि इंटरेस्ट इनकम फॉरगॉन ऑन सरप्लस कैश, ऑन सरप्लस कैश। कैसे निकलेगा जी, यहाँ पे जीरो हो गई है। कैसे निकलेगा जी, सरप्लस कैश हमारे पास मौजूद है 2840 ऊपर, इंटू 0.71, नेट ऑफ टैक्स को भी करना, 302.46, 302 कर लो उसको। यार मैं राउंड कर रहा हूँ फिगर्स, ताकि यार परेशानी ना हो, आपकी मर्जी, आप डेसिमल में लेना चाहते हो डेसिमल में लो। ये हमारे पास आ जाएगा क्या, रिवाइज अर्निंग आ जाएंगी। रिवाइज शेयर हमने पहले से निकाल लिए थे। चलें, 440 डिवाइड बाई 528.6 का ईपीएस आ गया। कैलकुलेटर से चेक कर लें। और 4470 माइनस 2283 माइनस 302, 1885 डिवाइड बाई 340, 5.54 का ईपीएस आ गया।
और 4470 माइनस 695 माइनस 302, कैलकुलेटर पे साथ साथ करते जाएं। 3473। आई नो पेपर सॉफ्टवेयर पे है, मगर सिर्फ हाथ सेट करने के लिए, अभी चीज़ों को पक्का करने के लिए हमें सब डिवाइड बाई 440, 7.75। ठीक है जी, मगर जान नहीं छुट्टी, आखिरी काम करना है, गियरिंग भी निकालनी पड़ेगी भैया। जाते जाते गियरिंग भी निकालनी पड़ेगी। तो गियरिंग निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, गियरिंग कैसे निकालते हैं? गियरिंग का फॉर्मूला क्या होता है जी? गियरिंग के लिए आप लगा लो, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी भी होता है और डेट अपॉन इक्विटी भी होता है। कौन सा यूज करो? कौन सा यूज करो? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी या डेट अपॉन इक्विटी? डेट अपॉन इक्विटी मेरे ख्याल से कम देखा है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी ज्यादा देखा है, तो वो यूज कर लेते हैं हम, ये वाला यूज करेंगे। तो हमें डेट पता है भाई। हाँ भाई, डेट पता है, डेट डेट लोन लाइबिलिटीज पता है हमें। दीजिए दिखाता हूँ मैं, वो उसने एग्जिबिट दिया था ना बना के, उसमें थी ऑफर में। ये मार्केट वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 5400 और 193। 5400 और 193 लाइबिलिटीज हमारे पास, डेट हमारे पास। ये एफ एस एल की है 5400, और ये इसकी कौन नाम है, बी एल की हमारे पास थी 1930। न्यू डेट हमारे पास कितना है? इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमने वो ही नहीं किए, शेयर इशू नहीं किए। इसमें कितना है देन? फंड रिक्वायर्ड 17860 का नया डेटा है। ये रहा 17860, और यहाँ पे 544 भी है। ठीक है, तो ये नया टोटल डेट हो गया। मुश्किल तो नहीं लग रहा ये सवाल? हाँ, मुश्किल तो नहीं लग रहा? मुश्किल है क्या? यार कहाँ से मुश्किल? ये थोड़ी आईसीएमए का पास करो करो मुश्किल ही होगा, ये कहाँ कहाँ फूल है? डेट हो गया। इक्विटी क्या हो जाएगी? इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपको पता है वो, अब देखो सब चीज़ें कनेक्ट हो। पी निकलवाया था इसने पहले, तो ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। याद करो तीनों केसेस में इसने पी निकलवाया हुआ है आपके पास, ये रहा पिछले पार्ट। याद करो, पी इंटू ईपीएस होता है। ठीक है, 17.15 8.6, 16.17 इंटू 5.54। ठीक है ना? और अच्छा नहीं, मगर मसला ये पी रेशो तो, सर ये तो गड़बड़ कर रहे हो आप। ये पी रेशो तो बीएल के थे ना, आप तो अभी टीएफ इसकी निकाल लो ना, गेयरिंग टीएफएसएल की। हाँ, अब ये पेपर में गड़बड़ हो जाती है। मैं तो गेयरिंग टीएसएमएल की निकालनी है, पी रेशो उसका थोड़ी चलेगा भाई, तो भंड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ईपीएस है पी तो 14 रहेगा ना, उसने कहा था सेम रहेगा। भूल गए? अरे भूल गए का? दिखा दूं, उसने कहा था पी रेशो सेम रहेगा यार, इस सवाल में लिखा है। ये देखो, ये कौन गया? बिल्डर में, अच्छा हमने भी लिखा था उसको तो, अपने डेटा में, तो सेम रहेगा। चलो जी, गेम खत्म करो यार। गेम खत्म करो, मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा एग्जिस्टिंग भी ले सकते हो, एग्जिस्टिंग का मसला नहीं है यार, जब इतना मुश्किल काम कर लिया तो एग्जिस्टिंग करने में क्या जा रहा है। ठीक है, 26 370, 48 608, डेट प्लस इक्विटी कर लो, 69938, 51560, 61 378। गियरिंग निकालोगे तो गियरिंग कैसे निकलेगी? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ए अपॉन बी, 5%। बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 48.9%। क्लियर हुई बात? मुश्किल तो नहीं था सवाल, समझ आ गया? ठीक है, इज इज फाइन। मुझे बताओ। चले जी, अलहमदिल्ला ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैक शो मॉडल का है, वो ऑलरेडी अलहमदिल्ला मैं एक ब्लैक शो की क्लास में करा चुका हूँ, उसका वीडियो मैं शेयर कर दूंगा।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं, जिसमें फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है इंशाल्लाह। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी रिवाइज भी कराऊंगा इसमें, रिवाइज भी कराऊंगा ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, चले, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे जरूर याद रखिएगा, आपको फायदा हो। और लोगों से जरूर शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ये बातें समझ आती हैं तो। ठीक है जी, और लोगों से जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, ये ना हो कि आप इसको कंजूसी का मुजाहरा करें। ठीक है जी, कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना। ठीक है, चल, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इसका थ्योरी वाला पार्ट रह गया था, इसको अगर हम देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने असेसमेंट बोला है, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं देखना होगा। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये कि रिपोर्ट लिखा हुआ है। अच्छा, रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ बता दूं आपको, ठीक है, ये भी बात होनी चाहिए। पहले हमने कैलकुलेशन पे सारा हमने फोकस कर लिया है, और अब हम जो है वो इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको भी देख लेते हैं कि रिपोर्ट में क्या होता है, और रिपोर्ट जब आएगी तो क्या करना है। अच्छा, जब रिपोर्टिंग का काम होगा पेपर में, वैसे ही आंसर रिपोर्ट फॉर्म में भी दिया जा सकता है शुरू से, और एंड में भी आप इसको रिपोर्ट फॉर्म में ले सकते हैं। जो जब भी रिपोर्ट आएगी तो आपने सबसे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, मैं नंबरिंग कर लेता हूँ ताकि आपको आसान हो। एक तो ये कि आपने लिखा है 2, ठीक है, किसको दी जा रही है, ठीक है, ये इसने कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्टर फाइनेंस हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट कवरिंग द फॉलोइंग। अच्छा, आप कौन है? ठीक है, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी कौन है आप यहाँ पे मेरे ख्याल से, चले, आपके बारे में नहीं लिखा आप कौन है, मगर डायरेक्टर फाइनेंस ने बोला है कि आपने क्या करना है। आपने कहा कि जी रिपोर्ट एक बनानी है, सही है, और ये डायरेक्टर फाइनेंस को लिए बनानी चाहिए। हम लिख लेते हैं 2 डायरेक्टर फाइनेंस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया जी, सेकंड नंबर पे आपने करना है फ्रॉम, जो भी डेफिनेशन है, ठीक है, ढूंढ लें अभी आप। मैं सवाल चूंकि एंड पे आ गया है तो मैं अब इस पे मजीद ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा। डेजिग्नेशन, ठीक है, जो भी आपको डेजिग्नेशन बताई गई कि आपकी डेजिग्नेशन, ठीक है। अच्छा, डेटेड, तीसरे नंबर पे आएगी डेट, कि डेट क्या है। लेट से डेट हमारी आज 14 जुलाई 2026, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर चौथे नंबर पे आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट क्या था जी यहाँ पे? सब्जेक्ट यहाँ पे था एवेल्यूशन ऑफ 3 ऑप्शंस, ठीक है, एवेल्यूशन ऑफ 3 ऑप्शंस, या इवेल्यूशन ऑफ ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस लिखते हैं। एक्वायर, किसको एक्वायर करने की बात हो रही थी? बेलफोर्ड लिमिटेड, बेलफोर्ड लिमिटेड, बीएल। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आती। इसके बाद हम यहाँ पे पांचवें नंबर पे आप दे दें इंट्रोडक्शन, अगर आप चाहें तो। ठीक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप रिक्वायरमेंट 1 के हिसाब से जो बात हो रही है वो लिख दें, रिक्वायरमेंट 2 के हिसाब से जो बात हो रही है फिर वो लिख दें। ठीक है, और फिर रिक्वायरमेंट 3 के हिसाब से। ये फॉर्मेट आपके ध्यान में होना चाहिए। मैं लिमिटेड बात करूंगा, मगर बहरहाल ये फॉर्मेट आपके ध्यान में होना चाहिए। ठीक है जी, रिपोर्ट में 2, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ये 4 चीजें सबसे। अच्छा, कुछ भी नहीं यार, देखा जाए तो क्या है, मतलब आपने मेन काम तो कर लिया ना, मेन काम तो कर लिया, अब क्या है, सिर्फ प्रेजेंटेशन तो रह गई है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन तो रह गई है, तो प्रेजेंटेशन दे देंगे। अच्छा, मुझे पता है सुस्ती आती है पेपर में, थ्योरी वाली चीज़ों को जो है वो लिखते हुए सुस्ती आ रही होती है, मगर क्या करें, हमें करना है फॉलो। अच्छा, मैं यहाँ पे सारी चीज़ों पे बात नहीं करूंगा, कुछ चीज़ों पे ओरली बात करूंगा, कुछ पे लिख के कर लेता हूँ। अच्छा, पहले ऑप्शन में आप देखें इसमें क्या बात हो रही है, इवेल्यूशन ऑफ ऑल 3 ऑप्शन बाय कैलकुलेटिंग पी रेशियो ऑफ बेलफोर्ड। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ, ठीक, अच्छा, बेलफोर्ड का पी रेशियो हमने कैलकुलेट किया था, सबसे अच्छा पी रेशियो कहाँ आया था? सबसे अच्छा पी रेशो कहाँ आया था? ऑफर 1 में आया था, ऑफर 1 में आया था, तो हम कहेंगे कि उसके लिए पी रेशो वाइज ऑफर 1 इज बेनिफिशियल। ठीक है ना, पी रेशो वाइज ऑफर 1 इज बेनिफिशियल फॉर बीएल। ठीक है, एज हाई पी रेशो मीन्स रिफ्लेक्स हाई रिटर्न, हाई लॉन्ग टर्म रिटर्न फॉर शेयर, लॉन्ग टर्म रिटर्न एंड कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर ये कैसे बताता है, वो बात नॉर्मल लेक्चर में हो गई, बात नॉर्मल लेक्चर में ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, सेकंड रिकॉर्ड मैं अगेन बहुत ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगेन इस पर हमने काफ़ी टाइम ऑलरेडी सवाल पे लगा दिया है,
एक आइडिया हो जाए कि आपको थ्योरेटिकली चलना होगा। कैलकुलेशन ऑफ फंड रिक्वायरमेंट में हमने देखा था सबसे ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट कहाँ आई थी जी? सबसे ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट जो हमारे पास आई थी वो आई थिंक ऑफर 2 में आई थी। ठीक है ना, ऑफर 3 में भी कोई खास नहीं आई थी। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमने कहा था कि इसमें, तो हम ये कहेंगे कि नो फंड वर रिक्वायर्ड इन ऑप्शन वन, ऑफर वन सॉरी, ऑप्शन वन नहीं कहना चाहिए, ऑफर कहना चाहिए। एक। जी, थोड़ा सा ये तंग कर रहा है। चलिए उस पर चलाइए। सही, अब सही है। इन ऑफर वन, सिंस TFSL issued own shares। एग्री करेंगे इस बात से? एग्री करेंगे, वाइल huge funds were needed in cash offer। दैट इज कितना, कितना फंड चाहिए था यार, निकाला था ना हमने भाई, 17,860 million। ओ माय गॉड। एंड ओनली कितना चाहिए जी? 5,440 million were needed in offer। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो ये रिक्वायरमेंट 2 के हिसाब से हमने थ्योरी को लिख दिया है, लिख दिया है, लिख दिया है। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑन ईपीएस एंड गेयरिंग ऑफ टीएसएमएल आफ्टर एक्विजिशन इन ईच केस। असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑन ईपीएस एंड गेयरिंग, ईपीएस एंड गेयरिंग, इन दोनों को भी जरा देखने की जरूरत है। तो ईपीएस के साथ क्या हुआ, ईपीएस कहाँ ज्यादा आ रहा है, सबसे ज्यादा ईपीएस कहाँ पे आ रहा है? ईपीएस सबसे ज्यादा जी ऑफर वन में आ रहा है, और सबसे खराब ऑफर टू में आ रहा है। अच्छा, गियरिंग को भी साथ साथ देख लेते हैं। गियरिंग सबसे कम ऑफर वन में आ रही है, गियरिंग कम होनी चाहिए, और सबसे खराब ऑफर टू में आ रही है। तो अभी अगेन इसमें भी ऐसा लग रहा है कि ऑफर वन ज्यादा बेहतर लग रही है कि गियरिंग। इसको थोड़ा स्पेस दे के लिखते हैं। देखें, ये रिक्वायरमेंट, ये थ्योरी वाला पार्ट भी करना पड़ेगा ना यार, ऐसे थोड़ी मार्क्स मिल जाएंगे। ईपीएस इज हाईएस्ट इन ऑफर वन। ठीक है, हाउएवर लोएस्ट, क्यों आ रहा था याद आ रहा है किसी को? क्यों आ रहा था? क्योंकि वो इंटरेस्ट की ह्यूज पेमेंट थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ गई थी। सही है ना? कैश ऑफर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ गई थी। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर बड़े ऑफर वन में, मगर जो बेनिफिट मिला सैनर्जी का, वो जो बेनिफिट मिला नंबर ऑफ शेयर, क्या कहते हैं, प्रॉफिट बढ़ने का, वो ज्यादा था, वो काफी ज्यादा था। तो ईपीएस इज हाईएस्ट इन ऑफर वन। सही है ना? हाउएवर लोएस्ट इन ऑफर टू। ठीक है, सही है। इन ऑफर थ्री ईपीएस was moderately higher than offer one। ऑन दी अदर हैंड गेयरिंग का क्या हुआ? गेयरिंग का क्या हुआ? हाँ बताओ। गेयरिंग वॉज, गेयरिंग वॉज, हाँ कहाँ ज्यादा है? अभी देखा ना यार हमने, सबसे ज्यादा ऑप्शन टू में आ रही है। लोएस्ट इन ऑफर एंड हाईएस्ट इन ऑफर, ऑफर टू। कंक्लूजन क्या ड्रॉ होगा? ओवरऑल ऑन द बेसिस ऑफ अबव एनालिसिस, जो कि मैंने काफी लिमिटेड किया है, क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? सच सच बताओ देख के, शाबाश। ऑन द बेस ऑफ एनालिसिस क्या नजर आ रहा है आपको? हम्म,
ऑफर वन इज बेनिफिशियल फॉर बोथ। क्या नाम था? TSPL, TFSL, क्या नाम है? TSML, सॉरी, TSFL लिख दिया था मैंने, TSML है। एंड BL। ठीक है, एज सपोर्टेड बाय, या वो तुमने लिख दिया। वाइल ऑप्शन टू इज लीस्ट रिकमेंडेड। फर्दर ऑप्शन थ्री इज प्रोवाइडिंग लिमिटेड बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ EPS एंड गियरिंग। मैक्सिमम बेनिफिट नहीं दे रहा इन टर्म्स ऑफ EPS एंड गियरिंग। भाई बताओ, बात समझ आ रही है? इट इज फाइन। ये थियोरेटिकल पार्ट आपका होना चाहिए। बाकी यार ये नंबर नोट कर ले मेरा। किसी की कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। 0321212963। ठीक है जी, मैं इस पे आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है जी, चलें, इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, और अगले सेशन में जो है वो फिर ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे अगला सवाल इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी ये चीज़ समझ आई हो तो यार ये और लोगों से भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, केस स्टडीज सॉल्व किए जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।